तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था ये वाला, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में किसके मोचन को प्रेरित करता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब कौन सा हार्मोन है ऐसा जो प्रेरित करता है, यानी माँ का बच्चे को चूमना, उसे प्यार करना, वो अगर दूर चला जाए तो उसके बिना मतलब जी नहीं लगना, मन नहीं लगना। माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो किस हार्मोन के कारण होता है, तो ये याद रखना है हमें। वो हार्मोन होता है हमारा इंसुलिन नहीं। ठीक है। नोर एड्रीनलिन नहीं, नोर एफिनेलिन भी बोलते हैं इसे। ठीक है। पुटिको दीपक हार्मोन, ठीक है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी नहीं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, मैंने पहले भी बताया था, ये हार्मोन को क्या कहा जाता है, लव हार्मोन कहा जाता है। और लव हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चे के प्रति प्यार को जगाता है, ये माता के प्यार को बच्चे के प्रति जगाता है। ठीक है ना। वो रोता है तो मतलब ये हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाता है। रोने के बाद माँ उसे मतलब दूध पिलाती है, तो उसका कारण क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन, और ये दूध स्त्रावण या लैक्टेशन कराने में सहायता करता है। दूसरा ये बर्थ हार्मोन भी है, बच्चे के जन्म के समय बहुत ज़्यादा स्रावित होने वाला हार्मोन है। कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अगर भैंस या गाय दूध नहीं देती है तो कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना, जिसे किस नाम से जाना जाता था, पिटोसिन के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन। यानी घिया, लौकी वगैरह के बेल के अंदर भी ये इंजेक्शन दिए जाने लगे थे, इसलिए इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के दूध स्रावित होने के लिए भूमिका निभाता है। स्तन ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड जो है उनसे क्या है, मिल्क का सिक्रेशन कराने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो वो हार्मोन उत्तरदायी है आपका ऑक्सीटोसिन। अब बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, ये अलग अलग उत्तरदायी हैं, आगे पढ़ लेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध स्त्रावण के लिए उत्तरदायी है। कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, कैरोटीन प्रोटीन है, फाइब्रिन प्रोटीन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, कोलेजन प्रोटीन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि सी क्या है, हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि दूध निकासन हार्मोन के ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करती है, कौन सी ग्लैंड है जो किसका, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है इसे। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, किससे कनेक्ट होती है, दिमाग के हाइपोथैलेमस भाग से। ठीक है ना। सबसे छोटी ग्रंथि है, 0.6 ग्राम वजन है। सब ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसलिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दिमाग के अगर भाग में स्थित होती है। ठीक है ना। 10 हार्मोन स्त्रावण करती है। 2 भागों में बांटा जा सकता है, इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, यानी अगर भाग और अगर पिंड और पश्च पिंड। ठीक है। कैसी आकृति होती है, तो आपको होगी जी मटर के दाने जैसी आकृति होती है इसकी। मटर का दाने के अंदर कितने लोब होते हैं, इस प्रकार से 2 लोब होते हैं, तो इसकी आकृति भी ऐसी होती है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि के अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। यानी ये कह रहा है, मतलब ये क्या करते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रावण करके सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन एक ग्रंथि ऐसी है जिस पर पीयूष ग्रंथि जो कंट्रोल नहीं कर सकती, और वो ग्रंथि स्वतंत्र काम करती है, उस ग्रंथि का नाम क्या है। मैंने पहले भी जिक्र किया है, जनन ग्रंथि पर कंट्रोल करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, या LH। ठीक है, गनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है ना। ये हार्मोन होते हैं, 2 हार्मोन, LH FSH। ठीक है। तो ये जनन ग्रंथियों पे करते हैं, रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड है उन पे। पेरा आउटू, ठीक है ना, आउटू पे कौन सा करता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से। अधिवृक्क पे ACTH, एड्रेनल कोर्टेक्स ट्रोपिन हार्मोन। ठीक है। लेकिन पेरा आउटू पे ऐसा कोई हार्मोन नहीं है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है और इस ग्रंथि को कंट्रोल करता है। तो पेरा आउटू जो है स्वतंत्र ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि से। 4 ग्रंथियां पाई जाती है, चारों थायराइड के कोने पे होती है। ठीक है ना। पैराथायराइड हार्मोन इससे स्रावित होता है। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल ब्लड के अंदर बनाए रखना है, इसका काम है, रक्त के अंदर। ठीक है। और एड्रिनल
किडनी से पुनः अवशोषण करता है। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का पुनः अवशोषण करता है किडनी से। ठीक है, तो पैराथायराइड कितनी ग्रंथि है, 4, पैसे याद रख लेना। ठीक है ना, 4 ग्रंथि होती है जोड़े में। कहाँ होती है, गले में होती है। ठीक है ना, गले में होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सा, ठीक है, निडल जो है सुई या इंजेक्शन दिया जाता है। तो गाय भैंस के निकालने के लिए सोमेटोट्रोपिन नहीं दिया जाता, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इंसुलिन नहीं दिया जाता, इंटरफेरॉन नहीं दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। पहले भी बता दिया जाएगा। ठीक है, और इस इंजेक्शन का नाम क्या है, पिटोसिन। क्या नाम था, पिटोसिन। अब बंद कर दिया गया। थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन विटामिन है, एंजाइम है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, अब बताया था थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन में स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल होता है, एड्रिनल में भी स्टीरॉयड होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है, क्योंकि आयोडीन युक्त, ठीक है ना, टाटा साल्ट खाओ, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, तो वो पाचन बढ़ाता है, गलत है। रोगों को प्रतिरोधक वृद्धि करता है, गलत है। उपरोक्त सभी गलत है। थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण करता है, क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे दिए गए कथनों में दिया गया है, उसका कारण बताइए। पहाड़ी क्षेत्रों में गाइटर घेंगा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। ठीक है, मैं बात बता दूं, जो समुद्र तल से ऊंचाई पर रहते हैं ना, उनमें जो मतलब जहाँ का भोजन होता है ना, जहाँ का भोजन, उसके अंदर आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। आयोडीन की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि वो समुद्र से निकलने वाली चीज़ों का क्या है, कम इस्तेमाल करते हैं। और समुद्र के अंदर जितने भी समुद्री भोजन है ना, शैवाल वगैरह हो गए, मछली वगैरह, वो आयोडीन का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो वो समुद्र तल से ऊंचाई पर रहते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, तो पहाड़ों पर रहने वाले में घेंगा रोग सामान्य बीमारी है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पर भोजन में आयोडीन की मात्रा की कमी पाई जाती है। ए सत्य है और आर भी सत्य है। ठीक है, लेकिन आर ए की व्याख्या है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। पढ़ते रहिए आराम से। साइंस गुरु बलवंत नाम से अपना चैनल है, और इस पे वीडियो आएगी खतरनाक वाली, आगे से आगे। आप पढ़ते रहिए, बस रिवीजन करवाना मेरा काम है, और रिवीजन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। कोई भी पेपर हो, पेपर में आप सबसे पहले बुक पढ़ते हो, बुक से पहले आप नोट्स पढ़ो। ठीक है ना, कोई भी क्लास के नोट्स पढ़ो, फिर बुक पढ़ो, और बुक के बाद आप प्रैक्टिस करो जितनी हो सके, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, आपने कितना पढ़ाया इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने कितनी प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंट। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, एक शर्करा, एक एस्टर, एक अमीनो अम्ल, एक पेप्टाइड। ठीक है, एक अमीनो एसिड है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या रहेगा, एक अमीनो एसिड है। आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से रातुंदी होता है, नहीं जी। कर्क रोग होता है, नहीं जी। ऐसी सुचित्रा होता है, घेंगा रोग होता है। ठीक है ना, गाइटर घेंगा गलगंड भी बोलते हैं इसे। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन, एक्सीटोसिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है ना, इंसुलिन हार्मोन क्या है, ग्लूकोज पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन को मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहा जाता है, या मेल प्राइमरी हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, फ्लाइट एंड फाइट। ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। एड्रिनल हार्मोन को और कुछ भी कहा जाता है। एड्रिनल हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन तो कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। 3S हार्मोन भी, शुगर, स्ट्रेस और सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है इसे। ठीक है ना, आपातकालीन स्थिति के अंदर सबसे ज़्यादा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, एड्रेनल। कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, एड्रेनल। ठीक है ना, कौन सा हार्मोन हार्ट बीट बढ़ाता है, एड्रेनल हार्मोन। ठीक है ना, कौन से हमारे रोंगटे खड़े कराता है, एड्रेनल हार्मोन। ठीक है ना, हमारे शरीर में कंपकपी किसके कारण होती है, एड्रेनल हार्मोन के कारण, जो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये पढ़ लेना आप। चलो बता दूं, किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर
सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। बात सही कही है एकदम, ठीक है ना। पुरुषों में अंड ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करती है। प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण, अंड ग्रंथियां का मतलब वृषण, वृषण यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण नहीं करते, वो टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करते हैं। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन, गलत, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों में सामान्य तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कोर्टिसोल मोचित होता है, ठीक है। ये कह रहा है कोर्टिसोल हार्मोन है वो बहुत ही कम निकलता है, यानी कोर्टिसोल सी एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, ठीक है, उसका भाग कोर्टिसोल मोचित होता है। तो इसका होगा 1 और 4, डी ऑप्शन हो जाएगा। व्यायाम करते समय सोमेटोट्रोपिन हार्मोन एसटीएच, ठीक है, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, जो हमारी लंबाई के लिए उत्तरदायी है। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है जीएच और इसे क्या बोला जाता है, एसटीएच भी बोला जाता है। इसकी अधिकता हो जाए तो गिगंटिज्म हो जाएगा, और इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो बोनापन ड्राफिज्म हो जाएगा। और जब हम जिम वगैरह करते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं, तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके शरीर से हमारा शरीर भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये सही बात है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एक मेल फीमेल हार्मोन है जो महिलाओं के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो किसके द्वारा, अंड के द्वारा, यानी ओवम। यहाँ पे अंड का मतलब मैं बता दूं, यहाँ पे अंड का मतलब है टेस्टिस, वृषण, तो वृषण के द्वारा नहीं होता क्योंकि यह महिलाओं में पाया जाता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा भी नहीं होता, यूट्रस के द्वारा। पुटिका को बोलते हैं फॉलिकल, फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना, ग्राफियन। तो पुटिका के द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। कार्पस ल्यूटियम भी स्त्रावित करता है, लेकिन ये कब करता है, ओव्यूलेशन यानी अंड उत्सर्जन के बाद करता है, ठीक है ना। आपको पता भी होना चाहिए, जैसे ही मेस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल वो क्या करता है, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करता है, ठीक है ना। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से कौन सा हार्मोन का उत्पादन स्त्रावित है। रजोनिवृत्ति का मतलब है मेनोपॉज, ठीक है ना। मेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, यानी मासिक चक्कर जो है, मासिक चक्कर, ठीक है ना, वो मासिक चक्कर यानी हर महीने जो चक्कर होता है 28 दिन का नॉर्मल सामान्यता होता है, उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब वो बंद हो जाए तो उसे बोलते हैं रजोनिवृत्ति। जो किस उम्र में होता है, क्वेश्चन पूछे तो 50 से 55 वर्ष की। जब ये स्टार्ट होता है ना, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं मेनार्की। मेनार्की जो स्टार्ट होती है 12 से 13 वर्ष की उम्र में, और ये सबसे पहला साइन होता है लड़की के मतलब प्यूबर्टी आने का, मैच्योर होने का। क्लियर है। अब रजोनिवृत्ति जब बंद हो जाएगी तो यानी प्रेगनेंसी भी बंद हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी बंद हो जाएगी, रजोनिवृत्ति, प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिलीज करवाना, उसको चलाए रखने में प्रोजेस्टेरोन सहायता करता है। तो कौन सा हार्मोन बंद हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन पूरी उम्र आएगा, टेस्टोस्टेरोन भी, टेस्टोस्टेरोन तो पुरुषों में इसका कोई रोल नहीं होता, मेंसेस वगैरह या डेट जिसे बोलते हो। निम्न में से विचार कीजिए, यह शरीर की दूसरी सबसे ग्रंथि है, इसका रस एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से स्रावित होता है, क्षारीय होता है। इसे रस को पूर्णपाचक रस कहा जाता है, ठीक है। ये कह रहा है सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है अग्नाशय, ठीक है। तो अग्नाशय के बारे में कह रहा होगा। इससे एक विशेष प्रकार का जूस है वो सिक्रेटेड होता है, मतलब वो जो कोशिकाओं से, जिसे पूर्ण पाचन रस कहते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, ठीक है। इसके रस को पूर्णपाचक रस कहा जाता है। क्षारीय होता है, ठीक है ना। इसके पीएच वैल्यू कितनी होती है पेंक्रियाज जूस की, 7.8 से 8.9 तक चली जाती है, ठीक है। तो ये गुण किसके लिए है, यकृत तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये गुण है अग्नाशय की। तीनों बात अग्नाशय के बारे में कही गई है, ठीक है ना। दूसरी बड़ी ग्रंथि पूछी अग्नाशय है, इससे रस स्रावित होता है, उसे अग्नाशय रस कहा जाता है, और ये पूर्ण पाचन का काम करता है। अग्नाशय रस कहाँ जाके मिलता है, छोटी आंत के पक्वाशय भाग में, ठीक है। और इसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, वसा और प्रोटीन का पाचन करते हैं,
ठीक है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय का वजन 144 ग्राम होता है। इसके आकार एक पीपल के पत्ते की जैसा होता है, ठीक है। इसमें लैग्रहन्स दीपिकाएं पाई जाती है और ये इंसुलिन, ग्लाइकोगान, ठीक है, का स्त्रावण करता है। तो अग्नाशय। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वहिनी वीन होती है, यानी आपको पूछा डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है। डक्टलेस यानी नलिका वहीन ग्रंथि कौन सी होती है। वहिनी का मतलब नलिका है यहाँ पे, यानी कौन सी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, अंतःस्त्रावी, बहिस्त्रावी और दोनों जैसे मिलती है वो मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां वो होती है जो नलिका वहीन होती हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती है और ये दोनों गुण जिसमें पाए जाते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथि वो होती है जो हार्मोन का स्त्रावण करती है। बहिस्त्रावी ग्रंथि एंजाइम या रस का स्त्रावण करती है, ठीक है ना। और मिश्रित ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण करती है। तो डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है, इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती है, ठीक है ना। कौन सी उत्तर होगा इसका, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। मानव शरीर के अंदर निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट पर नियंत्रित करता है। मैंने पहले भी बता दिया था, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना। तो वो कौन सा हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। सोते समय तिरोप्रकाश अवांछनीय होता है। तिरोप्रकाश में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो आप एक बात को याद रखो, तिरोप्रकाश अवांछनीय क्यों होता है, क्योंकि जब हम सोते हैं ना, उस समय हमारे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है ये पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से क्या होता है कि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और ये मेलाटोनिन हार्मोन है ना, हमारे शरीर के अंदर फैल जाता है और ये जितना ज़्यादा फैलेगा ना, उतनी अच्छी आपको गहरी नींद आएगी। यानी ये जब ज़्यादा स्रावित कब होता है, जब अंधेरा होता है, ठीक है ना। तो अंधेरे में सोने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छी नींद लेते हैं, प्रकाश में सोने वाले की। हमने कहा रात की नींद अच्छी होती है दिन की बजाय, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो रात की नींद अच्छी क्यों होती है, कुछ टाइम अंधेरा होता है, अंधेरों में क्या होता है, मेलाटोनिन ज़्यादा स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है ना। तो सोते समय तिरोप्रकाश अवांछनीय है, एक सही है। तिरोप्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन अधिक उत्पादन हो, तिरोप्रकाश की बात कर रहा है। डिम लाइट जो होती है ना, कम प्रकाश में ज़्यादा स्रावित होता है। तो आर गलत है, ए सही है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। सबको पता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड 0.6 ग्राम उसका वजन होता है, 1 ग्राम से भी कम होता है। अगर यहाँ पर पूछे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड लिख देना, थायराइड यानी आउटो ग्रंथि। छोटी पीयूष ग्रंथि, बड़ी थायराइड ग्रंथि। निषेचन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है। फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी भी बोलते हैं, याद रखना। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, सिनगेमी, ठीक है ना, सिनगेमी। तो गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडाशय, अंड ग्रंथि में, योनि, ओवेरी को अंडाशय बोलते हैं, ठीक है ना। ओविडक्ट को फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, डिंब वाहिनी भी बोलते हैं, डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी, फ्लोपियन ट्यूब। गर्भाशय को वोम भी बोलते हैं, वोम यानी बच्चादानी भी बोलते हैं, ठीक है। और योनि मार्ग वेजाइना, वेजाइना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, इनमें से फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन ऐसी आकृति मैंने बताई होगी आपको, ठीक है। इस प्रकार से 2 डक्ट होती है, इधर भी ये फिम्बरी होती है, यहाँ से चलकर यहाँ पर एम्पुला भाग होता है फ्लोपियन ट्यूब का। स्पर्म यहाँ से योनि द्वार के माध्यम से यानी यूट्रस के माध्यम से आएगा और यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं, ठीक है ना। निषेचन क्या होता है, तो निषेचन जो होता है ना, वो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन है, ठीक है ना, आपकी भाषा में समझे तो, ठीक है। या 2 गैमेट होते हैं, उनके न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 2 युग्मक है, मेल फीमेल दोनों, उसके अंदर एक क्या केंद्रक का फ्यूजन जो होता है ना, उसी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है महिला में, तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है, या डिंब वाहिनी में, और डक्ट में होता है, ठीक है, या अंड वाहिनी जिसे बोलते हैं। एक नलिका होती है जो अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाती है, ठीक है।
तो यूट्रस में पूछे तो भ्रूण का विकास होता है कहाँ पर, गर्भाशय में, ठीक है ना। अंड ग्रंथि जो होता है, अंडे स्त्रावण किसके द्वारा होता है, अंडे का स्त्रावण, जो एग जो है ओवम है उसका स्त्रावण इसके द्वारा, ठीक है। मानव के शरीर में भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। मानव के शरीर के अंदर कैसा कौन से भाग हैं या कौन से अंग है जिसके अंदर शुक्राणु डिंब यानी अंडे को फर्टिलाइज करता है, यानी अंडे को निषेचित करता है। गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, यूट्रस कैविटी, डिंब वाहिनी यानी फ्लोपियन ट्यूब ओविडक्ट, गर्भाशय का निचला भाग, ऊपरी भाग, ना तो ग्रीवा के अंदर होता है, ये कहाँ पे होता है, डिंब वाहिनी के अंदर निषेचित होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में। मादा जनन पथ पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितनी देर तक। देखो मानव जो स्पर्म होता है उससे 48 से 72 घंटे का समय होता है, उसके पास वो जीवित रह सकता है। फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद फ्लोपियन ट्यूब ग्लाइकोजन का स्त्रावण करती है और ग्लाइकोजन के कारण वो अपना सर्वाइव कर सकता है लगभग 48 से 72 घंटे तक, ठीक है। ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये एवरेज है। तो एवरेज वैल्यू है जो 48 घंटे यानी 2 दिनों तक वो जीवित रह सकता है फ्लोपियन ट्यूब में जाकर, 2 दिनों तक, ठीक है। मानव भ्रूण हृदय कब स्पंदन करने लगता है। मानव हृदय में बता दूं आपको 1 महीने 1 सप्ताह में तो क्या होता है, जर्म लेयर का निर्माण हो जाता है। जर्म लेयर 3 होती है, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम और एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, 3 लेयर होती है। उनसे क्या बनता है, ये बनता है मेसोड्रम से बनता है हार्ट। तो सबसे पहले हार्ट बनकर धड़कना शुरू कर देता है, ठीक है। वो किस सप्ताह तक हो जाता है, 3रे सप्ताह तक, ठीक है ना, या 4थे सप्ताह में। 4थे सप्ताह यानी 1 महीने का जब होता है ना बच्चा, तो उसका हार्ट बीट करना शुरू कर देता है। कौन सी कला परिवर्तनशील है, भ्रूण की शुष्कन में रक्षा करती है। कौन सी कला है जो भ्रूण के शुष्कन, ठीक है। भ्रूण जो होता है एम्ब्रियो, उसके बाहर इस प्रकार से लेयर होती है, बाहर वाली लेयर को बोलते हैं कोरियोन लेयर, ठीक है। उसके अंदर होती है एमनियोन लेयर और उसके अंदर का भाग कहलाता है एमनियोन कैविटी, और उसके बाहर इसमें पाया जाता है एमनियोन फ्लूइड, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है, ठीक है। कुछ समय बाद ये मतलब एमनियोन क्या हो जाती है, कोरियोन में इकट्ठी हो जाती है, जिसे आगे कोरियोन भी बोला जाता है, या इसे हिंदी में बोलते हैं कोरियोन को जरायु। तो एमनियोन में फ्लूइड होता है जो उसे ड्राइनेस से बचाने का काम करता है, झटकों से बचाता है, माँ के अंगों द्वारा दाब को सहन करता है, बाहर से लगे हुए जरक वगैरह उनसे रक्षा करता है, ठीक है, और न्यूट्रिशन का काम भी करने का काम करता है। तो और ये एमनियोन कैविटी के अंदर जो एमनियोन जो भरा होता है ना, एमनियोन फ्लूइड, वो 24 घंटे में एक बार बदल जाता है ब्लड के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, एमनियोन, ठीक है ना। निम्न में कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। कीट यानी इंसेक्ट के काटने से होता है। इंसेक्ट क्या होता है, मच्छर होता है, मक्खी होती है, ठीक है ना, कीट पतंग जो होते हैं उनके द्वारा। तो दमा नहीं होता, निमोनिया नहीं होता, डेंगू होता है, स्कर्वी नहीं होता। तो डेंगू मच्छर के काटने, मादा इंजिप्टाई। डेंगू बुखार मानव के शरीर में से किसकी कमी हो जाती है। डेंगू में किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, सबको पता ही है, तो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है ना। पीला बुखार, येलो फीवर किसके कारण, वायु के कारण, जल के कारण, घरेलू मक्खी के कारण, इनमें से कोई नहीं। येलो फीवर जो होता है वो किसके कारण होता है, येलो फीवर ना तो घरेलू मक्खी के ना इसके कारण है, ये होता है किसके द्वारा, मच्छर के कारण, ठीक है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, हाइड्रो जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा। तो ये विषाणु, रेबीज वायरस से होने वाले रोग है हाइड्रोफोबिया। एचआईवी के द्वारा होने वाला है। एचआईवी किसके द्वारा होता है, एचआईवी के द्वारा एड्स होता है, सबको पता है। रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर
विचार कीजिए, सूजे हुए लसिका पर रात्रि में पसीना आना, समृद्धि का लोभ, वजन घटना, ठीक है ना। यानी इन्फ्लामेटेड लिम्फ नोड हो गए, और स्वीटिंग बॉडी नाइट हो गई, मेमोरी लॉस हो गई, आपकी वजन का घटना, वेट लॉस हो गया। ये किसके कारण है? वेट लॉस। ये सब के सब हैं आपके चारों के चारों किसके कारण है? रोगग्रस्त। और नीचे दिया एड्स, ठीक है ना, सारे के सारे एड्स के लक्षण 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता कम होना, बुखार होना, मीठा मीठा बुखार रहना, ये सारे के सारे एड्स के लक्षण हैं, ठीक है ना। मानव में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में अतिसार से मर जाते हैं, जिसका कारण क्या है? ठीक है, जीवाणु, अमीबा, कवक, रोटा वायरस है, ठीक है ना। और रोटा वायरस बच्चों में अतिसार फैलाता है, और बड़ों के अंदर नोइवा वायरस है, नोइवा वायरस जो बड़ों के अंदर अतिसार फैलाता है, ठीक है ना। इसके अंदर लूज मोशन वगैरह हो जाता है, डायरिया। कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? जीवाणु के सबको पता है, पहला विषाणु के कारण क्या होता है? डायरिया। विषाणु किससे होता है? विषाणु से एड्स होता है, हैजा, ठीक है ना। कोलेरा जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरी जो होता है उसके द्वारा हैजा फैलता है। डिप्थीरिया, डिप्थेरी नामक जीवाणु से फैलता है। काली खांसी, पर्टुसिस नामक जीवाणु से फैलता है। तो एड्स HIV वायरस से फैलता है। अलीसा टेस्ट किसके लिए? एड्स को पहचानने के लिए। क्लियर हुई? ठीक। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। क्षय रोग के लिए कोच टेस्ट होता है, या मैनटेक्स टेस्ट किसके लिए होता है? इसके लिए, टिब्बी के लिए। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। DNA वायरस है, ठीक है। कौन सा वायरस है? RNA वायरस है, प्लेंटेस है, जीवाणु से नहीं होता, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस A B C E, जिसे काला पीलिया बोलते हो, यहाँ पे हेपेटाइटिस फैलता है। वैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स है, STD है, क्या है? एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है हेपेटाइटिस बी। और जो हेपेटाइटिस का वायरस होता है वो कौन सा होता है? DNA वायरस होता है। और एड्स का वायरस होता है वो RNA वायरस होता है, ठीक है। रेट्रो वायरस बोलते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग चूहे से रिलेटेड, हाँ, चूहे के ऊपर पिस्सू पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं? प्लेग को फैलाते हैं, ठीक है, जिसे काली मौत भी कहा जाता है। रेबीज, कुत्ते के लार में रेबीज पाए जाते हैं, और जिसके काटने से रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया हो जाता है। सुअर टैपवुम, टैपवुम जो होते हैं सुअर का कच्चा मांस खाने से क्या होते हैं? टैपवुम हमारे, क्योंकि सुअर के अंदर क्या रहते हैं? टैपवुम फित्ताकृमि होते हैं, वो हमारे शरीर में एंट्री कर जाते हैं। और एंट्री करने पर सुअर जो है, यानी पिग बोल दो या स्वाइन बोल दो, उसकी वजह से टैपवर्म एंट्री हमारे शरीर में करते हैं। और टैपवर्म क्या करते हैं? हमारे दिमाग पर एक इन्फ्लामेशन लाते हैं दिमाग के अंदर, और इसे मतलब स्मृति लोप वगैरह हो जाता है, ठीक है ना। तो टैपवर्म, पोलियो से, बंदर से पोलियो नहीं फैलता, ठीक है ना। तो इसका गलत जोड़ी कौन सी होगी? D होगी। पोलियो किससे फैलता है? पानी वगैरह में या खुले में शौच करने से पोलियो फैलता है, ठीक है। कौन से रोगों पर विचार कीजिए? निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित रोग कौन से? डिप्थीरिया, छोटी माता, चेचक, ठीक है। किन रोगों को उन्मूलन घोषित हो चुका है? डिप्थीरिया नहीं हुआ, छोटी माता, चिकन पॉक्स नहीं हुआ, चेचक। तो इसमें से क्या होगा? केवल तीन, B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चिकन पॉक्स सबको होता है, एक बार लगभग हो जाता है, जरूरी भी नहीं है, 2 बार भी हो सकता है। चिकन पॉक्स को हम बोलते हैं आंकड़ा काकड़ा, ठीक है ना। आंकड़ा काकड़ा जो मतलब जिसके निशान नहीं रहते, क्या हो जाते हैं? ब्लिस्टर वगैरह हो जाते हैं, मतलब रेड ब्लिस्टर से हो जाते हैं, लाल लाल चकत्ते से हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाए, निशान नहीं रहते, उसे आंकड़ा काकड़ा। वो क्या करते हैं? जब वो एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो दोबारा नहीं होता, क्योंकि शरीर के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। और दोबारा जब भी ये चिकन पॉक्स का वायरस आएगा तो एंटीबॉडी क्या करेगी? उसे ख़त्म कर देगी, ठीक है। डिप्थीरिया का टीका लगता है DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनी, ठीक है, बचपन में। चेचक, स्मॉल पॉक्स,
स्मॉल पॉक्स अभी नहीं रहा। ठीक है, इससे क्या हो जाते हैं, शरीर पर घाव हो जाते हैं और गड्ढे से हो जाते हैं शरीर में। ठीक है ना, जो रेड ब्लिस्टर, परमानेंट ब्लिस्टर जो होते हैं, परमानेंट जो ब्लैक स्पॉट में बदल जाते हैं। ठीक है, तो चेचक अब नहीं रहा, बहुत ही कम लोगों को देखने को नहीं मिला। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। एड्स के लिए तीनों दवाएं है, चारों देखो, माइक्लोनाजोल, नोनाकिसिनोल 9, विराजोल, जिडोवुडिन और एजिडोथाइमिडिन, ये सारी की सारी एड्स के लिए दी जाने वाली औषधियाँ हैं। ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हेल्प करती है, ठीक तो नहीं कर पाती लेकिन हेल्प करती है, कुछ ना कुछ लंबे समय तक जी सके बंदा, सर्वाइव कर सके। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ की गई थी ना वो है ZNT, जिंडोवाइडिन। ठीक है ना, जिंडोवाइडिन, या इसे एजिडो, देखो एजिडोथाइमिडिन भी कहा जाता है, एजिडोथाइम, ZNT भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ZNT एड्स में दी जाने वाली दवाई है। निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? एंटीबायोटिक से किसको ठीक किया जा सकता है? एंटी यानी प्रति और जैविक, बायोटिक मतलब प्रतिजैविक, यानी जीवों को मारने वाली। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं ना उनको ठीक कर सकती है। ठीक है, तो ये किसको, टीटनेस को कर सकती है? हाँ, माइकोबैक्टीरियम टिटेनी से होता है टिटनेस, एजा वेबरियो कोलेरी से होता है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी, बैक्टीरिया लेप्रोसी भी कहा जाता है, उससे होता है। मिमल खसरा जो होता है ना वो किससे होता है? वायरस से होता है। तो खसरे को ठीक नहीं किया जा सकता एंटीबायोटिक से, क्योंकि वायरस से होने वाली बीमारियों में एंटीबायोटिक काम नहीं करती, क्योंकि इनके बैक्टीरिया और वायरस के गुण मिलते जुलते नहीं हैं। ठीक है, चेचक स्मॉलपॉक्स विषाणु द्वारा होता है, बड़ी मात्रा चेचक। ठीक है ना, मरीज को पृथक बिस्तर रखना चाहिए। ठीक है, दोनों बातें। ठीक है, चेचक किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है। किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है। वेरियोला वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, और मरीज को, क्योंकि ये क्या है, अलग रखना चाहिए, फैलने वाली बीमारियाँ कॉन्टाजियस है। ठीक है ना, इन्फेक्शियस संक्रमण से होता है, स्प्रेडिंग हो सकती है, इसकी ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। ठीक है, विश्व में चेचक का उन्मूलन 1975 में किया गया, 80 में किया गया, 96 में, 2008 में। विश्व में कब किया गया? 1980 में चेचक का उन्मूलन किया गया। ठीक है, इम्यूनोलॉजी किसका अध्ययन है? प्रतिरक्षी विज्ञान जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसका जनक किसे, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है? या प्रतिरक्षी विज्ञान का जनक पिता किसे कहता है, जनक किसे कहा जाता है? कैसे भी क्वेश्चन पूछे इसका एक ही आंसर रहेगा। यानी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। जैसे कोई रोग है, रोग में मतलब ये नहीं है भी रोग को ख़त्म करेगा, इंजेक्शन जो होगा वो क्या करेगा, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, उसके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करने में सहायता करेगा। तो ऐसा किसने किया था? सबसे पहले रॉबर्ट टिब्बी की खोज की थी। लुईस पास्चर ने रेबीज की खोज की थी, रेबीज की, ठीक है, टिक्के की। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? सबसे पहले टिक्के की खोज की थी। किस टिक्के की खोज की? चेचक के टिक्के की। ठीक है, और लैंड स्टेनर ने क्या किया था? रक्त समूह खोजा था। तो एडवर्ड जेनर जो है ना उसे इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? चेचक के टिक्के। कौन से टिक्के की खोज हुई थी? चेचक की। चेचक के टिक्के की खोज हुई तो टीकाकरण का जनक भी किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। और उसी के हिसाब से इम्यूनोलॉजी का जनक भी एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। रानीखेत बीमारी जो होती है ना, रानीखेत, वो मुर्गियों से संबंधित होती है। ठीक है, दुधारू पशुओं में कौन सी बीमारियां संक्रमणीय है, कॉन्टाजियस कौन सी है? तो आप कहोगे जी फुट एंड माउथ रोग। ठीक है, मुंह खुरा जिसे बोलते हैं, एंथ्रेक्स रोग, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स, सारे की सारी हैं चारों। तो इसका हो जाएगा डी। विश्व में कुछ भागों में विद्वान पशुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है, जीवाणु के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण और विषाणु के कारण। तो ये होता है विषाणु के कारण। ठीक है ना, मुंह खुरा किसके कारण होते हैं? विषाणु के कारण।
2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी को चिन्हित किया गया था? खुरपका मुंह का रोग के लिए, रिडरपेस्ट के लिए, रेबीज के लिए, काउपॉक्स के लिए। 2011 में बहुत मतलब फैलने वाली ज़्यादा बीमारी थी रिडरपेस्ट। H1N1 विषाणु का प्राय समाचार पत्रों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? H1N1 से होता है स्वाइन फ्लू और H5N1 से होता है बर्ड फ्लू। ठीक है ना, तो H5 और N1 से होने वाला बर्ड फ्लू और H1N1 से होने वाला स्वाइन फ्लू है। HIV से एड्स होता है, मिक्सो वायरस या डेंगू वायरस जिसे बोलते हैं उसे डेंगू होता है। निम्नलिखित में किस रोग का जोड़े का मिलान सही है? इबोला सही नहीं है। इबोला चेचक। विषव सांख्यिकी की पहचान उंगली छापन एवं आइरिस स्कैन, क्लोनिंग, अनुवांशिक प्रतिकृति, DNA, फिंगरप्रिंट, पैतृक आपराधिक पहचान। चलो डी भी सही है इसमें। ठीक है, क्लोनिंग, अनुवांशिक प्रतिकृति यानी जेनेटिक्स जो कॉपी है वो, और जीव सांख्यिकी की पहचान जो होगी उंगली छापन एवं आइरिस स्कैन। ठीक है, ये भी सही है। फिंगरप्रिंट जो होते हैं। इबोला वायरस से इबोला रोग होता है, न कि चेचक होता है। ठीक है ना, चेचक किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है, याद रखना। तो ए गलत है। कहाँ से कहें ये सांप। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राणघात विषाणु होता है। पिछले क्वेश्चन का आंसर इसमें ही है। इबोला वायरस का नाम लिया गया था। इबोला वायरस क्या था? जो साउथ अफ्रीका के अंदर ना एक मतलब वो जगह थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला था और लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा जान गंवानी पड़ी थी, और वो नदी के किनारे फैला था। ठीक है, तो लोगों का मत मानना था ये नदी के कारण ये वायरस आया है, तो इस वायरस का नाम उसके नदी के किनारे, ठीक है, उस नदी के नाम पे रख दिया गया इबोला। ठीक है, तो इबोला वायरस नदी के नाम पे रखा गया। निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है, कौन कह रहा है? गलत है। सही तो है। आपकी उम्र। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। कोलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? वायरस से होता है। तो इसमें से कौन सा सही है बताइए? इसमें से 1 2 3 तीनों ही सही हैं। एथलीट फुट गलत हो गया भाई। एथलीट फुट किसके कारण होता है? एथलीट फुट किसके कारण होता है? आपको नहीं पता तो इतने देर में तो क्वेश्चन का आंसर दे देते। एथलीट फुट किसके कारण होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए था तो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? फीमर सबसे लंबी हड्डी है, सही है। हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु से ही होता है। ठीक है, कोलेरा और एथलीट फुट रोग कवक के कारण होता है। 1 और 2 सही है। ठीक है ना, इसमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो क्या बताएं भाई।
डीपीटी का टिक्का डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनी, डीपीटी की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनी। डिप्थीरिया पर्टुसिस कुकर खांसी, काली खांसी को कहा जाता है, ठीक है ना। पर्टुसिस whooping कफ और टिटेनी टिटनेस, ठीक है ना, सी हो जाएगा। कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? एड्स ज़्यादा प्राण नहीं लेता, लोग काफ़ी समय तक जी पाता है एड्स से। मलेरिया से बहुत ही कम जान जाती है आजकल, ठीक है ना। इबोला से कोई टाइम में गया था, लेकिन आजकल इस रोग को कम ही देखने को मिलता है। टिब्बी बहुत ज़्यादा लोगों की जान लेती है, टिब्बी का इलाज ना करवाए तो मर जाता है। कहते हैं ना 1 हफ्ते से खांसी क्या हो सकती है? टिब्बी हो सकती है, चेक करवाएं, ठीक है। तो टिब्बी, एक्समाथपेथिक क्षय रोग, कोच रोग तो बचना चाहिए। इसका रोग इसकी मतलब दवाई भी लंबी चलती है, 3-4 महीने तक। टिब्बी परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण किया जाता है। रॉबर्ट का परीक्षण, विडाल का परीक्षण, कान का परीक्षण, मेंटॉक्स का परीक्षण, ठीक है ना। तो टिब्बी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? याद होना चाहिए आपको। रॉबर्ट का नहीं किया जाता, विडाल का उसके लिए किया जाता है। कान का परीक्षण क्यों करेंगे? मेंटॉक्स, ठीक है ना। किसका परीक्षण किया जाता है? मेंटॉक्स परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और ये बात पीछे भी आई होगी आपके, मैंने पहले भी बताया होगा। मेंटॉक्स, मेंटॉक्स हाँ, मेंटॉक्स क्यूलिन स्किन टेस्ट, ठीक है। मेंटॉक्स के क्यूलिन स्किन टेस्ट होता है इसके लिए, तो ये भी याद रख लेना। टीबी के लिए इसके अंदर क्या दिया है? एक इंजेक्शन लगाया जाता है, 72 घंटे के बाद फ्लूइड निकाला जाता है। फ्लूइड निकाल कर क्या किया जाता है? उसको चेक किया जाता है भी इसमें कौन सा माइकोप्लाज्मिक बैक्टीरिया है या नहीं है। टिटनस नामक रोग किस नाम से भी जाना जाता है? पर्टुसिस को काली खांसी, whooping कफ की कहते हैं। ये ग्रीन पता नहीं क्या है, लॉकजा, लोकजा यानी जबड़ा लोक हो जाना, ठीक है। जबड़ा लोक हो जाता है टिटनेस में, इसलिए लोकजा कहते हैं। और आकृति धनुष जैसी हो जाती है शरीर की, इसलिए धनुस्तंबा, धनुस्तंबा रोग भी इसे कहा जाता है। धनुस्तंबा रोग भी किसे कहा जाता है? टिटनेस को, ठीक है ना। तो टिटनेस जो होता है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एटीएस का टिक्का लगता है इसके लिए, ठीक है। टिटनेस लोहे के काट चोट लगने के बाद एटीएस या टिटनेस का टिक्का लगाया जाता है, वो एटीएस होता है, एंटी टिटेनिक सिरप। और पहले जो बचपन में लगाया जाता है टिटनेस रोकने के लिए, उस टिक्के का नाम होता है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनी, ठीक है ना। तो लोकजा टिटनेस का ही नाम है। टिटनेस स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है और इसके में सफोकेशन से, सांस न आने से मृत्यु हो जाती है रोगी की। टिटनेस होने के बाद बचने का चांस नहीं होता। संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता। अगर मच्छर मतलब, ठीक है, इन्फेक्टेड अगर मॉस्किटो है, उसके मतलब बाइट करने से कौन सा रोग नहीं होता, तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्लेग। प्लेग तो पिस्सू से होता है। पीत ज्वर, येलो फीवर, हाँ मच्छर से होता है। डेंगू, मलेरिया, ये तीनों के तीनों किससे होते हैं? मच्छर के काटने से होते हैं, ठीक है। प्लेग पिस्सू के काटने से होता है, चूहे के ऊपर रहते हैं जो, तो इसका आंसर यह है। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? निमोनिया फेफड़े में, ठीक है। मोतियाबिंद थायराइड, ठीक है। पीलिया आँख से, ठीक। मधुमेह यकृत से। सभी गलत हैं। निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है, मोतियाबिंद आँख को प्रभावित करता है, पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, मधुमेह पैंक्रियाज को प्रभावित करता है, अग्नाशय को प्रभावित करता है, थायराइड को प्रभावित करता है घेंगा रोग। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है, यानी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जो टाइफाइड किसके हैं? टाइफाइड, कोलेरा यानी हैजा,
टाइफाइड को आंत जबर भी कहते हैं, ठीक है, म्यादी बुखार भी कहते हैं, निकाला भी कहते हैं। और कोलेरा को हैजा बोलते हैं, कोलेरा को हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। संक्रामक रोगों से, वायुजन्य रोगों से, जलजन्य रोगों से, टाइफाइड और कोलेरा, ठीक है, दोनों रोग जल से संबंधित है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर किसके माध्यम से फैलते हैं? आप टाइफाइड वाले के पास बैठते हो, आपको टाइफाइड होने के चांसेस कम है, हैजे वाले के पास बैठते हो कम है। लेकिन आप जैसे ही उसके मतलब यूज हुआ पानी संक्रमण के द्वारा, यानी उसके अंदर लार डाल दी उसने, या ऐसा हो स्टूल पास किया हो किसी ने पानी के अंदर और वो पानी आगे किसी ने मतलब पी लिया हो, तो ऐसे में कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से टाइफाइड या हैजा हो सकता है। जल या भोजन के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? तो हैजा और टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा पानी से प्रदूषण की वजह से फैलता है? तो मैंने बताया था नहीं है, वजह से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं का मतलब, यानी टाइफाइड फैलता है, हाँ जी, पीलिया पानी की वजह से होता है, हैजा भी, हेपेटाइटिस बी नहीं होता पानी की वजह से, क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी है ये, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक रोग है, इसका कोई भी अब तक इंजेक्शन नहीं है हेपेटाइटिस बी का। काला पीलिया बोलते हो आप जिसे। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा। कुष्ठ लेप्रोसी किसके द्वारा किया जाता है? लेप्री नामक जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लेप्री नामक जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है? लेप्री से फैलता है, मैंने बताया तो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? ठीक है, हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होने वाला, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। बहुत बार आ गया फिर भी नहीं बता पाते। भूलने की आदत हो गई है मुझे, क्या किया जाए? प्रश्न को बार बार रिपीट किया जाए। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। कौन सी बीमारी है जिसका कारण विषाणु नहीं है? ठीक है, टाइफाइड जीवाणु से फैलता है भाई। गलसुआ मम्स, इन्फ्लुएंजा, पीलिया, जॉन्डिस। जॉन्डिस वैसे वायरस से नहीं होता भाई, ये शरीर के अंदर डेफिशिएंसी वगैरह से होता है, लेकिन ये हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर टाइफाइड सही रहेगा। डी टाइफाइड, आंत जवर, म्यादी बुखार, निकाला, ये किससे होता है? जीवाणु से होता है। टाइफी, सोलेमोनेला टाइफी से होता है, सोलेमोनेला टाइफी। एथलीट फुट बीमारी होती है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजापन, दाद खाज, खुजली, ठीक है। एथलीट फुट, दम्बा, ये सारे के सारे किससे होते हैं? फफूंद से होते हैं, ठीक है ना, फफूंद से। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक यानी गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा, दाद खाज, खुजली, फंगल डिजीज होती है, किससे? त्वचा से संबंधित होती है सर। निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक जनित रोग है? कौन सा कवक से होता है? तो अब बताया था, गंजापन, बाल्डनेस। कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? बर्ड फ्लू का बताया था, HEN से बनता है, हैन, हैन मतलब मुर्गी, मुर्गी एक वर्ड पक्षी है, ईक बनता है 5 पे, तो हैन, यानी बर्ड फ्लू में H5N1 आएगा। H1N1 से होता है स्वाइन फ्लू। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, मलेरिया से होता है जी आपका प्लीहा, यकृत, RBC, बोन मैरो, ठीक है ना। तो हृदय नहीं होता, गुर्दा नहीं होता, फेफड़ा नहीं होता, ठीक है ना। RBC होती है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा होती है, यकृत होता है, और प्लीहा स्प्लीन होता है।
मलेरिया था, डेंगू निम्नलिखित में से क्या बेनिस्ट नहीं है, यानी मलेरिया और दोनों है, उनके अंदर जो मिलने वाले कौन से कारण है जो एक जैसे नहीं है। दोनों को फीवर कहा जाता है, ठीक है, ज्वर कहा जाता है, बुखार का है, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, मानव प्रजाति में होता है, ठीक है, मच्छर की प्रजाति में नहीं होता, ठीक है, होता तो मच्छर के काटने, लेकिन मच्छर में मलेरिया रोग होता नहीं। वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। रोनाल्ड नोस रोनाल्ड 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 रोस ने की थी इसकी खोज, ठीक है ना। मेडल ने अनुवांशिकी की खोज की थी, अनुवांशिकी का जनक मेडल को कहा जाता है, ठीक है। मटर के दाने पे इसने एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत सा, एल वगैरह, ठीक है, ट्रेट वगैरह बताए थे, तो मेडल अनुवांशिकी का जनक मेडल को कहा जाता है। इसने क्या खोज किस पे किया था, मटर पे क्यों किया था, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल प्लांट है और कम समय में पक जाता है, ठीक है। एक जीव के संपूर्ण संजीव सभी जीवों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव कौन सा है, रजकहीन मूषक इष्ट मानव प्लाज्मोडियम वाइवेक। यानी ये कह रहा है 1996 के अंदर ना एक जीन, जो एक जीव है जिसके अंदर जीन का पूरा संपूर्णता से अनुक्रमण कर लिया गया था, वो कौन सा जीव है, तो वो है मलेरिया को फैलाने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, याद कर लेना, डी ऑप्शन है। यहाँ पर देख लो, डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग डेंगू वायरस से होता है भाई, ठीक है। नेत्र गुहा की पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, नेत्र गुहा की पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पट्टिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 3, ठीक है ना, 2 भी गलत है, यानी नेत्र के अंदर पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। ये प्रत्येक नेत्र गुहा के अंदर पीड़ा होने लगी, वो डेंगू का लक्षण है क्या, ठीक है ना, तो ये डेंगू का नहीं है। मतलब डेंगू है, उसको नेत्र गुहा में पीड़ा हो सकती है, लेकिन नेत्र गुहा का पीड़ा से हम अंदाजा नहीं लगा सकते भी डेंगू है, ठीक है। और तो नाक से खून बहने लगता है क्योंकि प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है और उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में समस्या आती है, तो नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, नोज ब्लीडिंग होती है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह प्रोपजीवी कीट इंसेक्ट पैरासाइट से होता है, पैदा करने वाली बीमारी है, ठीक है। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में अधिक होती है, इसके इलाज के क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। चारों के चारों सही है, ठीक है ना। पैरासाइट होता है, पैरासाइट यानी वो परजीवी है, दूसरों पर जीवित रहता है, मच्छर और प्लाज्मोडियम जो होता है मच्छर पे, आधा जीवन मच्छर पे बिताता है और आधा जीवन पूरा कहाँ करता है, मानव शरीर में करता है, मलेरिया वाला। मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में मच्छर ज़्यादा होते हैं, इसलिए मच्छर से ये भी सही है। मलेरिया के लिए इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, कुनेन बोलते हो, जो सिनोकोना वृक्ष से प्राप्त होती है, बारक ऑफ सिनोकोना प्लांट, यानी सिनोकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त होने वाली दवाई है वो, ठीक है, क्लोरोक्विन। पुराने किस्म की, अब तो बहुत कुछ आ गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है ना, पायरिया, ठीक है, काला जार, सोने की बीमारी, ठीक है, काम से मना मलेरिया, तो पापा काम पे सोते हैं। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है, 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है, तो वो है पी वाइवेक्स, ठीक है ना, पी वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। गोलकृमि यानी वाउंड वोम जो होते हैं, निमाटोड में से होने वाला रोग है, निमाटोड से। फ्लोरोसिस तो फ्लोरीन के कारण होता है, फ्लोरीन। कुष्ठ रोग लिप्रोसी बैक्टीरिया के कारण होता है। फाइलेरिया किसके कारण होता है, फाइलेरिया होता है इसके कारण, अरे दिमाग से निकल गया रे, हाँ, ये निमोटोड के कारण होने वाला रोग है, ठीक है ना। और
इंसेफ्लाइटिस होता है विषाणु, ठीक है ना, विषाणु से होता है। तो फाइलेरिया क्या होता है, फाइलेरिया एक क्या होता है कि वुचलेरिया नामक रोग, वुचलेरिया वेकपटाई, ठीक है, वेकफटाई नामक है, गोलकृमि से होने वाला रोग है, ठीक है। फील पाँव भी इसे कहा जाता है, और ये किसके कारण होता है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये फैलाया जाता है, ठीक है ना। और मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में फैल जाता है, लिम्फ जो ग्लैंड होती है उसके अंदर, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है, तो दुखदायी रोग है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, तो ये है मानव मस्तिष्क से संबंधित। प्लेग किससे फैलता है, एड्स किससे फैलता है, गंजापन किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से, बात सही है। प्लेग किससे फैलता है, तो आपको बताना चाहिए जीवाणु से, एड्स विषाणु से, गंजापन कवक से। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होती है, तो प्रोटोजोआ से होती है, बताया तो आपको, ठीक है। और ये किस प्रोटोजोआ से होती है, तो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से होती है, जो एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में 3 संचारित होती है, यानी जल के कारण कौन सी बीमारी है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताओगे, मैंने बहुत बार बता दिया। 498, 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था, ठीक है। एक उम्र रक्तस्राव, क्रूमेरु द्रव, ठीक है, एक ईस्ट। तो मैं आपको एक बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। लिएंडर पेस एक बहुत ही मतलब क्या थे, अच्छे टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है। तो उन्हें क्या हुआ था, न्यूरोसाइस्टिक सिरोसिस हो गई थी, ठीक है ना, यानी साइटिक सिरोसिस को एक क्या बोला जाता है, सिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, तंत्रिका तंत्र में प्रभावित हुआ, क्योंकि ये क्या होता है, एक फित्ता कृमि जो होता है ना, टेपवॉर्म से प्रभावित होने वाली बीमारी है। और जब मतलब जो कच्चे सुअर का मांस खाते हैं उनके शरीर में, मनुष्य में ये घुस जाता है टेपवॉर्म, और फिर क्या करता है, वो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये बीमारी कौन सी थी, न्यूरोसिस्टिस सिरोसिस, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एक सिस्ट के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, जेनेटिक डिजीज कौन सी नहीं है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा। हिमोफीलिया भी है, रजकहीनता भी है, और वर्णदत्ता भी है, ठीक है। ये सारी जेनेटिक। एक व्यक्ति जो फेनिलक्यूटिन्यूरिया रोग से प्रभावित है, ये भी आनुवंशिक रोग है, ठीक है ना। वृक्क का फेल हो जाता है, यकृत का फेल, मानसिक जड़ता और नपुंसकता, इसके अंदर क्या हो जाता है भाई, वृक्क फेल हो जाता है, यकृत फेल हो जाता है, मानसिक जड़ता आती है, ठीक है, नपुंसकता आती है। फेनिलक्यूटिन्यूरिया क्या है, एक ये जेनेटिक डिजीज है, ये मतलब एक क्या होता है, जहर होता है, ठीक है ना, टॉक्सिन होता है, और कीटोन बॉडी का निर्माण हो जाता है, इसके कारण मतलब ये मस्तिष्क के अंदर फैल जाता है, न्यूरॉन वगैरह के अंदर, और ये क्या करता है उसमें, जैसे मेमोरी लॉस हो गया, आपकी इच्छा नहीं होती काम करने का, ये इस प्रकार से इन्फ्लामेशन कर देता है, तो ये रोग है ऐसा, ठीक है। याद नहीं रहता आपको कुछ भी, तो मानसिक जड़ता। बहुत चर्चित बबल बेबी रोग ऐसा है इसलिए क्योंकि बबल बेबी पीछे भी आया था, बबल का मतलब झाग, बेबी का मतलब छोटे बच्चे को मतलब क्या आने शुरू हो जाते हैं, लार के अंदर झाग बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन दिया, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनते हैं। हेमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है, होता पुरुष के अंदर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है, कौन सा आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है, आनुवंशिक के कारण डाउन सिंड्रोम होता है 47, हिमोफीलिया होता है, रॉयल डिजीज कहा जाता है, इरेटेबल बाउल सिंड्रोम, दात्र कोशिका, सिकल सेल एनीमिया होता है, सी आएगा इसका, ठीक है ना, सी।
डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण होता है, क्योंकि गुणसूत्र संख्या क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। इसमें कितनी हो जाती है, 47। ठीक है, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, डीएनए बाकी गलत है सारे के सारे। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगोलिज्म। भाई इसमें चांद जैसा मुंह हो जाता है, गोल गोल मुंह हो जाता है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती। ठीक है ना। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वनदान पीड़ित होते हैं, क्योंकि पीड़ित पुरुष ज़्यादा होते हैं। देख लो, कलर ब्लाइंडनेस में 98% पुरुष ही पीड़ित होते हैं, 2% महिलाएं पाई जाती है। तो पुरुष पीड़ित होने का मतलब क्या है, क्योंकि महिलाओं में 2 लैंगिक गुणसूत्र जो होते हैं ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लैंगिक गुणसूत्र एलोसोम बोलते हैं। ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो XX, क्योंकि जो विकार जो होता है ना वो सेक्सुअल डिसऑर्डर है एक प्रकार का ये। ठीक है, सेक्सुअल क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, यानी X पे क्या पाया जाता है, इसका एक जीन पाया जाता है जो क्या करता है, कलर ब्लाइंडनेस को मात देता है। ठीक है, और वो अगर महिलाओं के अंदर XX 2 होते हैं, क्योंकि एक पे और एक से ही X है ना, तो वो जीवन अच्छे से तरीके से बंदा सर्वाइव कर सकता है, उसे कलर ब्लाइंड नहीं होता, स्त्री वाहक होती है। पुरुष में क्या है, XY यानी एक ही X होता है, इसलिए पुरुष के अंदर अगर एक X प्रविष्ट का जीन है तो वो कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो गया, एक X होने का कारण हो गया। ठीक है, तो इसमें वे मानसिक तनाव से गुजरते हैं, देर घर से बाहर रहते हैं। ठीक है, अधिक देर तक घर से बाहर रहते हैं, भाई रहने नहीं दिया जाता, सब तरसते हैं इस बात के लिए। उनमें केवल एक X क्रोमोसोम्स होते हैं, साधारणतः कम चर्बी होती है। तो तीनों गलत हैं। क्रोमोसोम एक X होता है, X के साथ दूसरा Y होता है। ठीक है ना। शरीर में जोड़ों में गंठिया अर्थराइटिस निम्नलिखित में किसके जमाव से होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड के टूटने से यूरिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन खाने से लोगों को होने वाली खतरनाक ड्रापसी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है, जैसा कि भारत में हुआ। कौन सा हो सकता है, देखो सरसों के तेल में ना मिलावट की जाती है। सरसों का तेल 120-130 रुपये लीटर होगा। ठीक है, और लेकिन इसको सस्ता करने के लिए भी, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इसमें मिलावट 20-30 रुपये लीटर वाला तेल मिला दिया जाता है। आरजी मोल तेल होता है, और भी मिलावट की जाती है, तो उसके कारण ड्रापसी रोग हो जाता है। ठीक है, तो आरजी मोल। ये आप पढ़ लेना, बहुत लंबा है। एंथोफोबिया क्या है, एंथो रिलेटेड है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंथोफोबिया किसका अध्ययन हो गया, एंथोमेनिया फूलों से प्यार करना। एंथोफोबिया, फोबिया का मतलब डर, एंथो का मतलब फूल यानी फूलों से डर। फीवर ऑफ फ्लावर यानी फूलों से डर। ठीक है ना, अधिक पुष्पों का डर, एंथोफोबिया। ठीक है, तो अगला 510 नंबर क्वेश्चन है हमारा,